जय हिंद फ्रेंड्स। करंट अफेयर्स की सीरीज में आज जो हमारा टॉपिक है बहुत ही महत्वपूर्ण विषय। और उस महत्वपूर्ण में भी जो सबसे महत्वपूर्ण है वो ये देखना कि अगर कोई देश किसी मुद्दे पर हमारा समर्थन कर रहा है तो इसका मतलब कि वो हमारा दोस्त ही नहीं है। कहीं ना कहीं उसमें भी उसका उस देश का स्वार्थ है। और सारे इंटरनेशनल रिलेशन, सारी जो वैश्विक राजनीति है, चाहे वो व्यक्तिगत हो चाहे वो दो देशों के बीच हो, हमेशा हितों पर चलती है। जिस पर भी आपका इंटरेस्ट एक दूसरे से टकराया वहीं पर दुश्मनी, और जहां पर हित मिले वहीं पर दोस्ती। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि वैश्विक संगठनों में भी यही बात लागू होती है कि अगर चार लोग किसी एक संगठन में जुड़े हैं तो कोई जरूरी नहीं कि किसी मुद्दे पर, कोई अगर मुद्दा उस संगठन में डिस्कशन के लिए आता है तो चारों उसका सपोर्ट करेंगे ही करेंगे, भले वो एक दूसरे के पड़ोसी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है WTO की जो 13वीं मंत्री स्तरीय बैठक हुई थी अबू धाबी में अभी फरवरी में, उसी से संबंधित जो डिस्कशन है वो हम लोगों को करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। WTO का 13वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन। ये मंत्री स्तरीय सम्मेलन WTO का सर्वोच्च निर्णय लेने का सिस्टम है, निकाय है। ठीक। अब कुछ चीजें हमें ध्यान में रखनी है। WTO का ये सेकंड करंट अफेयर्स का लेक्चर मैं ले रहा हूँ। फर्स्ट मैं पहले ले चुका हूँ, तो वहां पर आपको स्थापना बताया गया है, कितने सदस्य हैं ये बताया गया है, ये सारी चीजें वहां पर बताई गई थी। उरुग्वे दौर की वार्ता से इसकी स्थापना हुई 1995 में। इसके पहले था गैट, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। ठीक। फिर आया गैट्स, ट्रेड एंड सर्विसेज आया, फिर उसके बाद आया WTO। अब जो हमें जानने की जरूरत है वो ये, इस समय वर्तमान में 166 सदस्य हैं। पहले थे 164 जब मैंने फर्स्ट लेक्चर लिया था। आज की डेट में 166 है। ये आपका करंट अफेयर्स अपडेट कर लीजिए। तो कौन जुड़े हैं? एक तो जुड़ा है कोमोरोस। अब इसकी लोकेशन आपको देखनी है मैप में। और दूसरा है, जुड़ा है जो तिमोर लिस्ते। ये दो लेटेस्ट जुड़े हैं फरवरी 2022 में। ठीक है। हर 2 साल में इनकी बैठक होती है मंत्री स्तरीय। हर 2 साल में मंत्री स्तरीय सम्मेलन, द्विवार्षिक, यहाँ पर लिख लीजिए। नौ हुआ, नौवां 2013 में बाली में। 10वां हुआ नैरोबी में। 2013 के बाद क्या आएगा? 2015। फिर 11वां हुआ 2017 में। ये कहाँ हुआ? ब्यूनस आयर्स। ब्यूनस आयर्स क्या है? अर्जेंटीना की राजधानी। और नैरोबी कहाँ है? केन्या की राजधानी। 12वां हुआ 2017 के बाद 2022 में, क्योंकि कोविड आ गया था। 2022 में जो हुआ वो हुआ जेनेवा में। इसका हेडक्वार्टर भी जेनोवा में है WTO का।
और अब हुआ 13वां मंत्री स्त्री सम्मेलन, और ये हुआ अबू धाबी में, यूएई में, संयुक्त अरब अमीरात। ठीक। अब कुछ मुद्दे देखिए, विकसित देशों और विकासशील देशों का जो है प्रतिद्वंदिता, और दोनों का अलग अलग हित यहाँ पर आपको अच्छे से देखने को मिलेगा, एक यहाँ पर और एक यूएन में। ठीक। अब यहाँ पर कुछ मुद्दे हैं जो कि डब्ल्यूटीओ के बारे में कुछ चिंता व्यक्त कर रहे हैं। तो डब्ल्यूटीओ में चिंता के विषय, क्या चिंता के विषय हैं? एक तो है विकसित और विकासशील देशों के बीच टकराहट, विकसित और विकासशील देश के बीच असहमति। दूसरा, जो डब्ल्यूटीओ का अपीलीय न्यायाधिकरण है, ट्रिब्यूनल है, वो क्या है? क्या उसको कहेंगे, मतलब नॉन वर्किंग है इस समय, अक्रियाशील। क्यों? क्योंकि इसमें जो अपॉइंटमेंट होती थी न्यायाधीशों की, वो जो है 2018 से अमेरिका ने जो है क्या किया है, बाधित किया है, यूएसए ने बाधित किया। तो जब बाधित किया है तो स्वाभाविक सी बात है कि जो भी देशों के बीच में व्यापारिक मुद्दों के बीच में निर्णय आना होगा, तो जब निर्णय करने वाला कोई है ही नहीं तो वो मुद्दे क्या रहेंगे, पेंडिंग रहेंगे। तो व्यापारिक आर्थिक नुकसान तो होगा ही होगा, साथ में क्या होगा, मामलों का ढेर लग जाएगा। ठीक। फिर समय के साथ मामले बदलते रहते हैं, तो ये सारी चीज़ें फिर से वहीं पर न्यायाधिकरण में पहुंचती जाएंगी। और तीसरी बात जो भी हाल फिलहाल देखने को मिली, वो मिली चीन और अमेरिका में व्यापारिक युद्ध जैसे हालात। दोनों एक दूसरे के कंपनियों को प्रतिबंधित कर रहे हैं, इंपोर्ट ड्यूटी ज़्यादा लगा रहे हैं, व्यापार विकृत कर रहे हैं, ये सारी चीज़। अब देखिए, विकसित और विकासशील देशों, ये दोनों तो समझ में आ रहा है, उसमें हमें कुछ थोड़ा आगे बढ़ना है, कि जिसकी वजह से 13वें मंत्री स्तरीय सम्मेलन में तीन चीज़ों पर, तीन मुद्दे यहाँ पर डिस्कस हुए, और तीनों में इन दोनों के बीच में क्या मिली, असहमति मिली। और जब असहमति मिली तो किसी भी एक सॉलिड डिसीजन के बिना ही बैठक समाप्त हो गई, मतलब कुछ उसका फ्रूटफुल आउटपुट नहीं रहा, बस खाली वादों में चीज़ें चलती रहीं। कौन कौन से मुद्दों में असहमति है विकसित और विकासशील देशों में, वो हमें देखना है। तो कौन कौन से मुद्दे हैं ऐसे? एक तो कृषि से संबंधित है, कृषि और सब्सिडी से संबंधित। दूसरा है मात्स्यिकी, मतलब मछलियों से संबंधित। और तीसरा रेमिटेंस। रेमिटेंस का मतलब विप्रेषण। जो डायस्पोरा होते हैं, जो प्रवासी होते हैं, वो अपने देश में धन भेजते हैं, तो उससे संबंधित मुद्दा। अब आप यहाँ पर देखेंगे कैसे लड़ाई चल रही है, देखिए क्या लड़ाई चल रही है। ये केवल भारत के साथ नहीं है, भारत इस वजह से है क्योंकि भारत उसका एक बहुत बड़ा पोर्शन है,
क्योंकि जनसंख्या में नंबर 1 है और कृषि उत्पादन में भी अच्छा खासा उत्पादन होता है भारत में। तो इस वजह से जो है सारा अटैक का पॉइंट क्या है, भारत अगुआ बना है। सारे विकासशील देशों का वही है इशू जो भारत का है, तो सब भारत के साथ हैं। और जो विकसित देश हैं वो अमेरिका विकसित देश वाली भाषा बोल रहे हैं। तो क्या है मुद्दा? मुद्दा ये है कि डब्ल्यूटीओ में, मैं अभी ये देख रहा हूँ ये वाला पॉइंट, ठीक, इससे संबंधित और सब्सिडी से संबंधित। डब्ल्यूटीओ में 3 बॉक्स बने हैं, इनको बोलते हैं सब्सिडी बॉक्स। सब्सिडी का मतलब छूट देना। कौन कौन से हैं? एक है एम्बर, एक है ब्लू और दूसरा है, तीसरा है ग्रीन। इस बॉक्स में जो भी चीजें रखी गई हैं वो लीगल हैं। लीगल का मतलब उसमें कोई रोक टोक नहीं है, मतलब उस मामले में आप सब्सिडी दे सकते हैं। जैसे रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए आप सब्सिडी दे सकते हैं। अगर कृषि में आप उन्नति प्रौद्योगिकी लाना चाहें या क्या करना चाहें, कुछ ऐसे बीजों की नस्ल लाना चाहें जो सूखा प्रतिरोधी हो, जलवायु परिवर्तन संबंधित हो, तो उसको आप ग्रीन में रखेंगे। तो उस क्षेत्र में जो भी सब्सिडी दी जाती है वो ग्रीन बॉक्स में आती है। ब्लू बॉक्स में वो आती है जिससे उत्पादन सीमित हो, उत्पादन को सीमित करने वाली, ताकि ओवर प्रोडक्शन ना हो। और एम्बर में वो होती हैं जो कि विकृति पैदा करती हैं। ये विकृति विकसित देशों की भाषा है, विकासशील देशों की। ये व्यापार में क्या करती हैं? विकृति। अब देखिए उनकी भाषा में क्या विकृति है। ये और ये लगभग एक हैं, बस अंतर ये है कि ये स्वीकार्य नहीं है और ये कुछ हद तक स्वीकार्य है, ठीक, डब्ल्यूटीओ के तहत। अब देखिए क्या है, विकसित देश ये कहते हैं कि कोई भी देश अपने वार्षिक उत्पादन का 10% सब्सिडी दे सकता। फिर से सुनिए, कोई भी देश अपने टोटल वार्षिक उत्पादन का, जो अनाज उत्पादन करता है, उसके मूल्य का 10% क्या कर सकता है? सब्सिडी दे सकता है। कौन? कोई भी देश, मतलब विकासशील देश। ये विकासशील देशों की सीमा है। और जो विकसित देश हैं वो 5% दे सकते हैं। अब भारत के साथ या विकासशील देशों के साथ दो समस्या। एक तो यहां पर गरीबी, भुखमरी वो ज्यादा है, मतलब सुभेद्य वल्नरेबल जनसंख्या ज्यादा है। अब जनसंख्या ही नहीं रहेगी तो हम देश का करेंगे क्या? और कुपोषित जनसंख्या भी हमें नहीं चाहिए, अदरवाइज वो हमारे लिए क्या बन जाएगी? बोझ बन जाएगी। हमें तो ऐसी जनसंख्या चाहिए जो हमारे लिए रिसोर्स हो, मानव संसाधन हो। तो हमें बेसिक आवश्यकता पूरी करें। भूखे भजन न हो गोपाला, अगर उसका पेट नहीं भरा रहेगा तो वो शिक्षा के बारे में लेकर के क्या करेगा? सोचेगा ही नहीं शिक्षा के बारे में। तो ब्लैक बोर्ड में कुछ भी आप पढ़ाइए उसको रोटी ही दिखेगी कि बस 2 रोटी मिल जाए और हम खा लें। तो सुभेद्य जनसंख्या विकासशील देशों में ज़्यादा है। दूसरी बात, कृषि का संरक्षण। कृषि का संरक्षण का मतलब जो कृषक वर्ग है, जो उत्पादन करता है, उसको भी तो हमें संरक्षित करना है। वो इतना डिमोटिवेट ना हो जाए कि वो सुसाइड करने लगे, आत्महत्या करने लगे कि हम उत्पादन करेंगे ही नहीं क्योंकि उसको कोई प्रॉफिट नहीं मिल रहा। तो इसके लिए सरकार क्या देती है? सब्सिडी देती है। और सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या है? एमएसपी। एमएसपी से वो इनको वो करते हैं। और दूसरा आपने सुना होगा, एक संस्था है क्या, एफसीआई, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। वो क्या है? कम रेट पर इन लोगों को अनाज वितरण दे रहे हैं। जो उचित रेट की दुकानें होती हैं, सार्वजनिक जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, सार्वजनिक वितरण जो दुकानें होती हैं वहाँ पर, गांव में आपने सुना होगा।
और एक स्कीम भारत सरकार चला रही क्या, पोषण अभियान और खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत। ठीक, तो हम सब्सिडी दो रूप में दे रहे हैं, एमएसपी के थ्रू इनको बचा रहे हैं, और जनसंख्या जो वल्नरेबल है उसको एफसीआई के थ्रू दे रहे हैं। स्वाभाविक सी बात है कि एफसीआई क्या है, किसानों से एमएसपी रेट पर खरीद रही है, तो उस तरह किसान संरक्षित हो गए, उनको उससे नुकसान नहीं हो रहा उत्पादन से। और दूसरा कि वो जो खरीदी हुई फसल है उसको क्या कर रहे हैं, अनाज गरीबों को दे रहे हैं। तो गरीबों को उसी रेट पर तो देंगे नहीं, खरीदेंगे ज़्यादा पर और कम रेट पर उनको दे रहे हैं ताकि वो अपना भरण पोषण कर सकें। तो सब्सिडी, ये जो सब्सिडी है वो विकासशील देशों में, लगभग सभी देशों में वो 10% से ऊपर निकल जाती है। और तो और ये जो रेफरेंस है 10% का, इसका रेफरेंस ईयर कौन सा है, 1986-87 का। ये सबसे बड़ी दिक्कत है। 1986-87 का मतलब समझ रहे हैं, 30 साल से ज़्यादा हो गए। रेफरेंस ईयर तो चेंज कर दीजिए, क्योंकि लोगों की डिमांड बढ़ गई, जनसंख्या बढ़ गई, सब कुछ चेंज हो गया, भूगोल बदला जा रहा है, मिट्टी बदली जा रही जलवायु परिवर्तन से। जो उत्पादन पहले होता था वो उत्पादन आज नहीं हो रहा है, जो क्वालिटी पहले थी वो क्वालिटी आज नहीं। उतने ही न्यूट्रिशन लेने के लिए ज़्यादा खाना खाना पड़ रहा है, फिर उसको डाइजेस्ट करने के लिए ज़्यादा दौड़ना पड़ रहा है। तो रेफरेंस ईयर कौन सा है, 1986-87। अब विकसित देश क्या कह रहे हैं, विकसित देश क्या करते हैं कि वो इनपुट सब्सिडी ज़्यादा देते हैं। ये है क्या, आउटपुट सब्सिडी। उत्पादन किए, उसके बाद जो आया हमने उसको ज़्यादा रेट पर खरीद लिया, ये आउटपुट सब्सिडी है। विकसित देश क्या कर रहे हैं, इनपुट सब्सिडी ज़्यादा देते हैं। मशीनों में सब्सिडी दे देंगे कि आप अच्छे जो है मशीनें लाइए। रिसर्च एंड डेवलपमेंट में ज़्यादा सब्सिडी दे देंगे, क्योंकि वो ग्रीन उसमें आ रहा है, वो रोक टोक है ही नहीं। तो उनका जो आउटपुट सब्सिडी है वो बहुत ही कम है, वो 5% के लिमिट में ही है। और अगर ऐसा कोई करता है, इसका उल्लंघन करता है, तो उस पर पेनाल्टी लगाई जाएगी। क्यों, क्योंकि ये चाह रहे हैं कि हमारे यहाँ का अनाज ये लोग खरीदें। ये ज़बरदस्ती वाली बात है ना। तो विकासशील देश, चाहे वो चीन हो, चाहे वो भारत हो, चाहे वो मैक्सिको हो, चाहे ब्राज़ील हो, चाहे अफ्रीकन कंट्रीज़ हो, सब किसके साथ हैं, भारत के साथ। और भारत इसमें क्या है, लीडर बना। अब भारत ये कह रहा है, ये 9th मंत्री स्तरीय सम्मेलन बाली से शुरू हुआ है कहानी 2013 से। और भारत ने, जब तक इसका सोल्यूशन नहीं हो जाता तब तक एक होता है पीस क्लॉज। पीस क्लॉज का क्या मतलब है कि ये टेम्परेरी सोल्यूशन है, कि ठीक है जब तक आप इस पर कुछ मुद्दा, कोई सहमति नहीं हो जाती, तब तक पीस क्लॉज का हम उपयोग करते रहेंगे। और इस पीस क्लॉज का मतलब क्या है कि हम पेनाल्टी नहीं लगाई जाएगी। जब तक इन मुद्दों का समाधान नहीं हो जाता तब तक विकासशील देश 10% से ज़्यादा भी अगर सब्सिडी देते हैं तो उन पर कोई पेनाल्टी नहीं लगेगी। तो भारत पीस क्लॉज का उपयोग कर रहा है। भारत ही नहीं, बाकी देश भी उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि अभी इस पर आम सहमति नहीं। तो ये तो हुआ क्या, जो कृषि से संबंधित मुद्दा था, ये अनसॉल्व्ड ही रह गया 13वीं मंत्री स्तरीय सम्मेलन में भी। 9वें से शुरू हुआ 2013 से, और आज 2024 हो गया, कोई सोल्यूशन नहीं निकला। ठीक है, चलिए, ये तो हुआ पहली बात, पहला इशू। दूसरा क्या है, मत्स्यिकी से संबंधित। मत्स्यिकी से संबंधित क्या है, क्या मैटर है वो देखिए। मत्स्यिकी से संबंधित फिशरीज से, इसमें क्या है, इसमें इशू ये है कि विकसित देश क्या कह रहे हैं कि आप सब्सिडी, यहाँ भी सब्सिडी का इशू है, सब्सिडी बंद कीजिए। और विकासशील देश क्या कह रहे हैं, डेवलपिंग कंट्रीज, ये किसका है, विकसित देशों का। विकासशील देश क्या कह रहे हैं,
कि जो हमारे मछुआरे हैं उनमें से 70% तो क्या है, बीपीएल कैटेगरी में, बिलो पॉवर्टी लाइन। वही इशू फिर आ गया कि हमें इनको भी जिंदा रखना है। और दूसरी बात, विकासशील देश क्या कह रहे हैं कि मछली को वो क्या करेंगे, निर्यात कर रहे हैं। भारत भी क्या है, मछली उत्पादन में सेकंड या थर्ड नंबर पर आ रहा है। डाटा एग्जैक्ट मुझे ध्यान नहीं है, शायद थर्ड नंबर पर है। तो निर्यात से क्या हो रहा है, उनको आय का जो है मिल रही है, इनकम मिल रहा है। तो क्यों कम करना चाहेंगे, नहीं कम करना। तो एक तो जनसंख्या और दूसरा पैसा भी मिल रहा है। अब विकासशील देशों का या भारत का इसमें क्या पक्ष है, भारत का पक्ष ये है, जैसे क्लाइमेट चेंज में विकसित देश क्या कह रहे हैं कि आप लोग कोल प्लांट मत लगाओ। विकासशील देश क्या कह रहे हैं कि आपने तो अपने जनसंख्या का जीवन उन्नत कर लिया कोल प्लांट लगा करके। उस समय आपके पास टेक्नोलॉजी थी कोयला निकालने की और कोयला से बिजली बनाने की, आपने कर लिया। आपने पूरी धरती प्रदूषित कर दिया। अब जब हमारा नंबर आया तो आप कह रहे हो ये मत लगाओ, ये मत करो, वो मत। वही चीज़ यहाँ पर कि आपने अच्छी खासी सब्सिडी दे करके मत्स्यन के क्षेत्र पर एकाधिकार किया है। आपको अब उतनी ज़रूरत नहीं है कि आप सब्सिडी दे करके अच्छे खासे स्टीमर लेकर के आइए, अच्छे खासे जाल लेकर के आइए और वो जो है वो काम कीजिए, क्योंकि आपके पास वो सारी सुविधाएं हैं। अगर हम सब्सिडी नहीं देंगे तो हमारे मछुआरे ना तो खुद के पेट भरने के लिए मछली पकड़ेंगे ना निर्यात के लिए। तो यहाँ पर भारत का दृष्टिकोण क्या है, यहाँ पर भारत का दृष्टिकोण ये है, जैसे ये है, आपने एक सुना होगा पॉल्यूटर पे प्रिंसिपल। पॉल्यूटर पे प्रिंसिपल, इसका क्या मतलब है, जो प्रदूषक है, जो प्रदूषण कर रहा है, उसी को उसका हर्जाना भुगतना है। मतलब उसी पर वो क्या लगाइए, जुर्माना लगाइए। तो जब आपने सब्सिडी दे दे करके पूरे मत्स्य क्षेत्र को क्या कर दिया है, अनियंत्रित मछली पकड़ा आपने, कई सारी प्रजातियां विलुप्त हो गई। तो जो आपने अपने देश को के संसाधनों के को रिसोर्सेज को यूज करने के लिए आपने ये सब काम किया, तो आप ही सबसे पहले उसको क्या कीजिए, हर्जाना दीजिए, हमें मत रोकिए। क्योंकि आपने तो अपना विकास कर लिया है। अब जब हमें आय प्राप्त हो रही है तो आप क्या कह रहे हैं कि सब्सिडी मत दो। और दूसरी बात, भारत क्या कह रहा है कि विभेदित उत्तरदायित्व। विभेदित उत्तरदायित्व का क्या मतलब है, डिफरेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी। डिफरेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब है कि जो विकसित देश हैं वो ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हैं इसके लिए, असंधारणीय मत्स्यन के लिए, अनसस्टेनेबल फिशरीज फिशिंग के लिए, क्योंकि सबसे पहले उन्होंने शुरुआत की। उनके पास ऐसी टेक्नोलॉजी, ऐसे ऐसे नाव हैं जो दूर दूर तक समुद्र में जा सकते हैं, खुले समुद्र में। इनके पास है ही नहीं। जाएंगे तो तूफान आ जाएगा, पता चला मछली लेने गए थे खुद ही मछली बन गए। समझ गए बात। तो विभेदित उत्तरदायित्व का सिद्धांत यहाँ पर लागू हो कि जिन्होंने ज़्यादा असाधारणी मत्स्यन पहले करके अपने को डेवलप कर लिया है, वो क्या करें, ज़्यादा कंट्रीब्यूट करें। और वो हेल्प किसको मिले, विकासशील देश को, ताकि ये जो निर्यात वाली आय है वो कंपनसेट हो सके। भाई ये मछली मारना क्यों बंद करेंगे, क्योंकि इकोनॉमिक इनका इंटरेस्ट जो है वो डिस्टर्ब होगा। तो इकोनॉमी का अगर इंटरेस्ट डिस्टर्ब होगा तो इतनी इकोनॉमी की पूर्ति कौन करे, विकसित देश करें। ठीक। तीसरी बात, विकसित और विकासशील देश देशों के बीच विभेद हो। विभेद क्यों हो, क्योंकि वो एक प्लेटफॉर्म पर नहीं है। तो विकसित देश, विकासशील देशों को कुछ छूट भी मिले और विकसित देश रिजिडली इस समझौते को पालन करें। लेकिन यहाँ पर भी मतभेद था, तो ये समझौता भी लागू नहीं हो सकता। ये किस लिए था, अनियंत्रित अनियंत्रित असूचित
इसकी इंफॉर्मेशन नहीं है, और असंधारणीय अनसस्टेनेबल मत्स्यन को रोकने के लिए। क्या आपको पता होगा कि अपने सीमा क्षेत्र पर ही जो उनका जोन होता है, ज्योग्राफी में आप लोग पढ़ेंगे, 200 मील तक, वहाँ तक ही जो उसका किसी भी देश का अधिकार होता है, उसके बाद ओपन ही है, सभी देश के जहाज उस पर आ सकते हैं, कोई भी वहाँ पर मछली मार सकता है। तो ये लोग क्या कर रहे हैं, विकसित देश ओपन सी में चले जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास बड़े बड़े जहाज हैं। तो ये अपने ही क्षेत्र में जो है फंसे पड़े हैं। और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल देखिए, भारत और क्या वो श्रीलंका के बीच में कच्चा तिबू द्वीप का विवाद चल रहा है। मछली पकड़ने को लेकर तो शुरू हुआ था, उनके देश के लोग भी चले आ रहे हैं, श्रीलंका के भी, और इधर से तमिलनाडु के लोग भी चले जा रहे हैं। मछली बची ही नहीं। एक दूसरे को ब्लेम कर रहे हैं कि तुम कल यहाँ पर आए थे और मछली पकड़ कर ले गए, ये हमारा एरिया, वो कह रहे हैं ये हमारा एरिया। ये सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। ठीक है, कहानी समझ में आ गई। चलिए अब तीसरा विवाद। तीसरा विवाद का जो क्षेत्र है वो क्या है? रेमिटेंस। रेमिटेंस का मतलब क्या है? विप्रेषण। जो प्रवासी लोग, एक देश के नागरिक दूसरे देश में अगर काम करने जा रहे हैं, तो वहां पर जो भी इनकम होगा उसका कुछ सोर्स अपने वापस मातृ देश में भेजते हैं, उसी को बोलते हैं रेमिटेंस। अब अगर वहां से डॉलर भेजा जाएगा, भारत इसमें शायद 10 सालों से, 10 सालों से या 6 सालों से कंटिन्यू फर्स्ट स्थान पर है। और अभी तो का लेटेस्ट डाटा ये है कि 100 बिलियन वो पार कर चुका है। 100 बिलियन नहीं, 100 मिलियन का, 100 मिलियन का डाटा वो पार कर चुका है। 102 मिलियन के आसपास 2023 में इनको मिला है रेमिटेंस भारत को। भारत पहले नंबर पर है, दूसरे नंबर पर है चीन, तीसरे नंबर पर है मैक्सिको, चौथे पर है ब्राजील। अब स्वाभाविक सी बात है, आप खुद जाकर मतलब प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई कीजिए। अगर आपको यहाँ से, दिल्ली से भेजना है उत्तर प्रदेश में पैसा, लखनऊ में सपोज, तो आप बैंक में गए और एक फॉर्म दिया बैंक ने कि आप एनईएफटी या आरटीजीएस कर लीजिए। एनईएफटी की लिमिट क्या है? 2 लाख, आरटीजीएस 2 लाख से ऊपर का होता है अगर अमाउंट है। तो अगर आपने 2 लाख का किया, तो 2 लाख के साथ आपके 40 या 50 रुपए जो भी उनका बैंक का शुल्क होगा वो भी वो काट लेंगे। वो किस लिए काटते हैं? क्योंकि जो आपको पैसा भेजने के लिए जो उन्होंने सुविधाएं दी उसके लिए। अब यहाँ पर क्या हित है कि रेमिटेंस हमेशा डेवलप्ड कंट्री से आता है, क्योंकि डेवलपिंग कंट्रीज, विकासशील देश में ऐसे ही गरीबी है, तो यहाँ के लोग जाएंगे विकसित देशों में काम करने के लिए। एक तो सस्ता श्रम उनको मिल जाता है। अमेरिका में देखिए वीजा का कितना जो है मामला हो रहा है। तो सऊदी अरब में कफाला पद्धति लागू हो गई कि जो है, तो जो प्रवासी आ रहे हैं उनके शोषण के लिए सस्ते में उनको श्रमिक मिल रहे हैं। अब सऊदी अरब का 1 रुपया यहाँ पर आकर के क्या बना जा रहा? 5 रुपया। $1 वहाँ का, यहाँ 5 रुपया बन जा रहा है। तो अगर वो 1 रुपया वहाँ से भेज रहे हैं, $1 सऊदी अरब का, तो यहाँ पर क्या हो रहा है? 1 रियाल भेज रहे हैं, तो यहाँ पर क्या हो रहा है? 5 रुपया बन जा रहा है। तो वहाँ से जब वो भेज रहे हैं, तो वहाँ पर जो बैंक होगा, सिस्टम होगा, वो उस पर क्या कर लेगा? अपना शुल्क लगाएगा। तो यहाँ पर मुद्दा क्या है? रेमिटेंस को जो भेजने में, रेमिटेंस को प्रेषित करने में लगाया गया शुल्क। तो ये शुल्क वहीं के बैंक को ही मिलेगा, मतलब उसी देश को ही मिलेगा जहां से भेजा गया है। तो विकसित देश लगभग 5 से 6% शुल्क लगा रहे हैं। विकासशील देश कह रहे हैं कि इसको 1 से 2% कर लो। तो मानेंगे? नहीं मानेंगे। क्यों? याद रखिए, जहां पर आर्थिक हित आपस में टकराते हैं, हमेशा विजय आर्थिक हित की ही होगी। आप अपने से देख लीजिए ना, प्रैक्टिकल लाइफ में किसी ने 100 रुपये उधार मांगा, आपने एक बार दे दिया, देखा कि दे ही नहीं रहा, तो आप अगली बार मना कर देंगे। या आपने दिया तो कुछ इंटरेस्ट से दिया कि 100 रुपये दिया, चलो 105 रुपये हमें 4 महीने बाद वापस करना। और अगर जहां पर आर्थिक हित टकराए, तो वहां पर विजय हमेशा आर्थिक हित की। तो यहाँ पर क्या है उनका आर्थिक हित? एक तो वो कह रहे हैं कि हमारे यहाँ आप सस्ता श्रम भेज करके हमारे यहाँ के लोगों में बेरोजगारी दर बढ़ा रहे हो,
और दूसरी बात, जो हम शुल्क ले रहे हैं उसको भी आप देना नहीं चाह रहे हो, कह रहे हो कि इसको कम कर दो। तो कम करेंगे? कभी नहीं करेंगे। तो ये मुद्दा भी क्या रहा है, अनसुलझा हुआ ही रहा है। और 13वीं मंत्रिस्तरीय बैठक समाप्त। कहानी समझ में आ गई। WTO में क्या क्या विवादित मुद्दे हैं ये भी समझ में आ गए होंगे। तो अगर इतना समझ में आ गया होगा तो 150 शब्दों में एक बार लिख लीजिएगा, एक रफ फिगर आपके दिमाग में जरूर बना हो कि जिसको आप कहते हैं फ्लो चार्ट, ठीक, कि क्या क्या इशू डिस्कस करने। अब जरा देख लेते हैं, ये मैं आपको रिवाइज करा रहा हूं, WTO कौन कौन सी रिपोर्ट जारी करता है। पहला, वर्ल्ड ट्रेड रिपोर्ट। दूसरा, वर्ल्ड ट्रेड स्टैटिस्टिक्स। ये दो थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग किसी नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। और मोस्ट प्रोबेबली ये है कि कल से हम लोग अक्टूबर से लेकर के अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, मतलब ये 6 दिन का रहेगा। और हम लोग वो देखेंगे कि भारत के कौन कौन से स्थान चर्चा में रहे हैं और किस वजह से चर्चा में रहे हैं। पूरा एक करंट का निचोड़ आपके सामने प्रस्तुत कर दूंगा। और ये जो थे, जो है महीने मैंने गिनाया, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अभी तक 6 ही महीने का डाटा आया है। तो ये जो 6 महीने का है, ये टॉपिक 6 दिन में आपका खत्म हो जाएगा। उसको हम एक नई सीरीज के थ्रू करेंगे, करंट अफेयर्स ही रहेगा। वो क्या रहेगा? करंट अफेयर्स थ्रू मैथ, ठीक। करंट भी लेंगे, उसका कुछ स्टैटिक पोर्शन भी लेंगे, ताकि आपको पता रहे कि इससे अगर ये चीज़ करंट में है तो इससे संबंधित स्टैटिक पोर्शन क्या पढ़ना है आप, ठीक, क्या पूछा जा सकता है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए आपका काम यही है कि मेहनत करके पढ़ाई कीजिए, रिवीजन का कोई विकल्प नहीं, और लिख करके अभ्यास कीजिए। फ्लो चार्ट हमेशा लिख कर बनाइए, और वही काम की चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। WTO से कोई भी क्वेश्चन आ जाए, अधिकतर यही पूछा जाएगा, भारत का क्या हित है, क्या क्या टकराहट के बिंदु हैं। जो भारत से टकराहट के बिंदु हैं वही विकसित और विकासशील देशों के बीच में भी टकराहट के बिंदु होंगे, ठीक। तो ये चीज़ें आपको क्लियर रहें तो ज़्यादा अच्छा। तो तब तक के लिए धन्यवाद।